नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर गुप्त साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। इसको आप क्विक रिवीजन के तौर पर सुन सकते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। घटोत्कच का शासनकाल 280 से 320 ईस्वी तक था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाधीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरि, शर्पणक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह, कोशकार, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट, घटपर, वराह मिहिर, खगोल विज्ञान एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विगृहीत सचिव वीरशैव मतलबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसमें शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारे
चारा योग भूमि। सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, जो कि भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की। इसकी स्वर्ण मुद्राओं का अभिलेख में दिनारों कहा गया है। काथास्तों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कूटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राज्य धर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाएं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशासन है। गुप्त संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिषेक, निष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उत्कीर्णित किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसके 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्रभेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाद, पांचवा अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर की पुस्तक बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना भी की। ब्रह्मगुप्त इस युग में महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक ऐसे नियम के अनुसार सभी वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकाणों ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा। नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसके ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति समृद्धि की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए समर्पणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं।
क्षुद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभियान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना है भगवत गीता। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।